ट्रंप ने जो टैरिफ नीति यहाँ पर लागू की और भारत को पेनल्टी देने की घोषणा तक कर दी है। किससे हमने क्या खरीदना है ये ट्रंप साहब तय नहीं कर सकते। President, India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. समझौता नहीं करेगा और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो WTO के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि किसी भी देश को WTO नियमों के तहत ये अधिकार नहीं है कि वो एक तरफा टैरिफ लगाए। हम एवरेज 24% टैरिफ लगाते थे, 56% नहीं लगाते थे, 24 लगाते थे। जो तय सीमा थी उससे कम ही लगाते थे, आधे से भी कम। लेकिन यूपीए की सरकार आई, उनका ये मानना था कि ये टैरिफ ज़्यादा हैं। उन्होंने टैरिफ घटाते घटाते मात्र 1.5 साल में उसको 6% पे ले आए। जब अमेरिका कहता है कि हम 50% आप पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं, तो भारत उसको जवाब दे रहा है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, या आप गलत कर रहे हैं, हम इसको मानने वाले नहीं हैं। अमेरिका ने जिस तरह के टैरिफ लगाए हैं ये गैर कानूनी है। WTO के जो मान्य हैं मान्यताएं जो हमने जो साइन किए थे, लेकिन अगर ये गैर कानूनी है। पीछे अमेरिका होके आया, जो 2-2.5 साल पहले 2.5% पर लोगों को होम लोन मिलता था, आज वो 7% पर मिलता है। आज अमेरिका इस समय बौखलाया हुआ है। चीन के द्वारा भेजे गए जो ड्रोन्स थे, एक को भी अपने लक्ष्य को भेदने नहीं दिया, और उनके सभी के सभी ड्रोन्स हमने मार गिराए या उनको स्थिर कर दिया। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि अमेरिका की बौखलाहट क्यों है। अमेरिका की बौखलाहट ये है कि अगर भारत मिसाइल्स बेचेगा, भारत प्रतिरक्षा का सामान दुनिया को बेचेगा, भारत एंटी ड्रोन सिस्टम दुनिया को बेचेगा, तो अमेरिका से कौन खरीदेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जितने भी प्रतिरक्षा के सामान हैं वो दुनिया में सबसे उत्तम हैं। क्या आपको लगता है कि ये दादागिरी इस बार अमेरिका को थोड़ी भारी पड़ने वाली है? ब्रिक्स एक छोटा सा समूह है, बस इट्स अ स्मॉल ग्रुप। कैंसिल करने की कोशिश की उन्होंने ब्रिक्स को एक तरह से, लेकिन वो इस मामले में घबराए हुए हैं कि ब्रिक्स के कारण क्या क्या नुकसान होगा। 5 जनवरी ने भी उसको छापा है कि ब्रिक्स से घबराए ट्रंप, हमने लेख लिखा था जी। भारत वो भारत नहीं है जो 2004 में था, अब नया भारत है। नमस्कार, 5 जनवरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। When stupidity is considered patriotism, it is dangerous to be intelligent. रूसी मूल के अमेरिकी लेखक आइजैक असिमोव की ये चेतावनी आज के दौर में ट्रंप की बेजा व्यापार नीतियों पर 100% खरी उतरती है। आज जब हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अमेरिका द्वारा भारत पर थोपा गया पहला 25% टैरिफ पूरी तरह लागू हो चुका है, और ट्रंप प्रशासन ने दूसरे चरण के अतिरिक्त 25% टैरिफ पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो अब से 21 दिन बाद से प्रभाव में आ ही जाएगा। यह अतिरिक्त टैरिफ या ट्रंप की भाषा में पेनल्टी किस बात की है? भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए रूस से सस्ते दामों पर जो तेल खरीदा। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत एरिक गारसेटी का कहना था कि अमेरिका ये चाहता था कि कोई ये तेल खरीदे। ट्रंप की विदेश नीति में तर्क से ज्यादा अब लग रहा है कि अहंकार हावी है। हालांकि ये नया भारत है, अब अमेरिका जैसे देशों के आगे घुटने नहीं टेकता और सीधे और सटीक जवाब देने में माहिर है। वीडियो जब हम शूट कर रहे हैं इस समय, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का नाम लिए बिना बेहद साफ और सख्त लहजे में ये कह दिया है कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी भी समझौता नहीं करेगा, उनके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका भारत को खुले तौर पर धमका रहा है। यही नहीं, सोचने वाली बात यह है कि एक और अमेरिका टैरिफ के जरिए भारत को दंडित कर रहा है। वहीं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल रूस यात्रा पर हैं, और खबरें ये भी हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। क्या यह संयोग है, या भारत अब खुले तौर पर अमेरिका की दबाव नीति को चुनौती देने का मन बना चुका है? क्या ट्रंप की ये प्रेशर पॉलिटिक्स अब उन्हीं के लिए उल्टी पड़ रही है?
क्योंकि आज चीन, रूस, ब्राजील जैसे देश अमेरिका को वैश्विक मंच पर घेरने लगे हैं। इन हालात में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि भारत पर इन टैरिफ का वास्तविक असर क्या होगा, भारत इससे कैसे निपटेगा और खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। इन सभी सवालों के जवाब और पूरे घटनाक्रम की गहराई को समझने के लिए आज टू द पॉइंट बात करेंगे इस विषय के विशेषज्ञ और राष्ट्रवादी आर्थिक शोध के मजबूत स्तंभ स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री अश्विनी महाजन जी से। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पांचजन्य में। अश्विनी जी, आप तो स्वदेशी जागरण मंच से लगातार जुड़े रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की जब बात हुई थी तो जमीनी स्तर पर भी आप इससे जुड़े रहे। अब अगर आज के जब हम हालातों की बात करते हैं, अभी जिस तरह से मैंने बताया कि ट्रंप ने जो टैरिफ नीति यहाँ पर लागू की और भारत को पेनल्टी देने की घोषणा तक कर दी है, क्या लगता है आपको? एक तरफ हम भारत के अंदर हम पिछले एक दशक से सुन रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, और दूसरी तरफ ये दबाव ट्रंप की तरफ से, ये संकेत क्या बताते हैं? क्या ये बौखलाहट है ट्रंप की? और शुरू करें उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा आसान शब्दों में ये पूरी टैरिफ की राजनीति भी समझा दीजिए। देखिए, 1995 में WTO अस्तित्व में आया था। इससे पहले गैट हुआ करता था। WTO के समझौतों में ये बात आई कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो नियमों के आधार पर चलेगा और ये नियम बाइंडिंग नियम होंगे, यानी बाइंडिंग कमिटमेंट्स है। यानी अगर आप उन नियमों को तोड़ते हैं तो आप दंड के भागीदार हैं। जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो WTO के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि किसी भी देश को WTO नियमों के तहत ये अधिकार नहीं है कि वो एक तरफा टैरिफ लगाए। जो टैरिफ पहले से निश्चित हुए हैं उसी पर चलना पड़ेगा या नया समझौता करना पड़ेगा, नए टैरिफ नेगोशिएट करने पड़ेंगे। तो जब WTO साइन हुआ उस समय भारत को बहुत कुछ देना पड़ा। भारत के पास अपना IPR कानून था जिसमें प्रोसेस पेटेंट होता था। इसके अलावा हमारे पास नियम थे विदेशी निवेश के लिए, जिसमें हम किसी भी विदेशी कंपनी को आने से रोक सकते थे, उस पर प्रतिबंध लगा सकते थे। हमारे पास क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस होते थे, यानी हम किसी भी देश से आने वाले आयातों पर निश्चित कर दें कि इससे ज़्यादा हम आने नहीं देंगे या आने ही नहीं देंगे। ऐसे तमाम बातें हमारे पास थी और टैरिफ भी हम काफ़ी हद पर ऊंचा लगाया करते थे। उसका कारण ये था कि हम अपने देश के उद्योगों का संरक्षण करना चाहते थे, उनको आगे बढ़ाना चाहते थे। टैरिफ जब बढ़ाए जाते हैं तो उस समय अपने देश के संरक्षण के लिए बढ़ाए जाते हैं, लेकिन WTO में ये बात तय हो गई कि आप संरक्षणवादी नीति छोड़ो, सबको वही टैरिफ लगाने पड़ेंगे जो निश्चित हो गए। ऐसे में हमें 56% एवरेज टैरिफ लगाने की अनुमति मिली और अमेरिका ने यह ऑफर किया कि हम 2-3% टैरिफ लगाएंगे। अब अचानक प्रेसिडेंट ट्रंप नींद से जागे। उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए टैरिफ किंग। भारत टैरिफ किंग नहीं है। भारत को अनुमति दी गई थी WTO के माध्यम से, ये तय हुआ था और इस पर अमेरिका ने भी हस्ताक्षर किए थे, भारत ने भी हस्ताक्षर किए। तो इसलिए, लेकिन यहाँ मैं आपको राज की बात ये बता रहा हूँ कि जब अटल जी ने सरकार छोड़ी 2004 में, हम एवरेज 24% टैरिफ लगाते थे, 56% नहीं लगाते थे, 24 लगाते थे। जो तय सीमा थी उससे कम ही लगाते थे, आधे से भी कम। लेकिन UPA की सरकार आई, उनका ये मानना था कि ये टैरिफ ज़्यादा हैं। उन्होंने टैरिफ घटाते घटाते मात्र 1.5 साल में उसको 6% पे ले आए। उसका असर ये हुआ कि हमारे देश के बड़े बड़े उद्योग धंधे, API इंडस्ट्री थी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी, केमिकल इंडस्ट्री थी, खिलौना इंडस्ट्री थी, ये तमाम इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बंद हो गई, क्योंकि आयात पे कम टैरिफ लगेगा तो बाहर से सामान ज़्यादा और सस्ते में मिलेगा। और उस समय चीन ने डंपिंग भी करना शुरू कर दिया था। ये 2001 में जब चीन WTO का मेंबर बना, उसके बाद उन्होंने डंपिंग करना शुरू कर दिया और उसके साथ ही हमारे देश में चीनी आयातों की बाढ़ आ गई। हमारी
एपीआई इंडस्ट्री जिसमें हम 90% एपीआई हम बनाते थे, 10% इंपोर्ट करते थे, एकदम रिवर्स हो गया। 10% हम बनाने लगे, 90% इंपोर्ट करने लगे, जिसके कारण हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई। यहाँ पर मैं एक उदाहरण के नाते बताता हूँ कि एक पेनिसिलिन जीन नाम से एक एपीआई आता है जो एमॉक्सिसाइक्लिन में काम आता है। वो $22 की कीमत होती थी उसकी। चीन ने उसको $9 में डंप करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक तौर पर हमारी पेनिसिलिन जी की इंडस्ट्री बंद हो गई। इसी प्रकार से फॉलिक एसिड, इसी प्रकार से दूसरे भी प्रकार के जितने भी एपीआईज थे वो आने शुरू हो गए और डंप होने शुरू हो गए और हमारी इंडस्ट्री बंद होने लगी। और उस समय की सरकार ये कहा करती थी कि आपको क्या तकलीफ़ है। जब स्वदेशी जागरण मंच ने इसके बारे में आवाज़ उठाई कि आपको क्या प्रॉब्लम है, देश के लोगों को सस्ता सामान मिल रहा है, महंगाई कम होगी, लेकिन उसका असर ये हुआ कि हर साल हमारा रुपया 6-7% की दर से नीचे जाने लगा। हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई, हमारे देश में रोज़गार खत्म हो गए। और ऐसे में आज के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो जो ट्रंप साहब कहते हैं कि आप इतना टैरिफ लगाते हो, आप टैरिफ किंग हो, वास्तव में हम 56% टैरिफ लगा सकते हैं, मात्र 6% लगाते हैं। आज भी स्थिति बदली नहीं है। तो इसलिए ट्रंप का ये कहना कि आप टैरिफ किंग हो, ये गलत है। दूसरी बात, एक बात तो ये हो गया कि ये गैर कानूनी है। दूसरी बात, ट्रंप व्यापार के साथ अन्य बातों को जोड़ रहे हैं। देखिए, किससे हमने क्या खरीदना है ये ट्रंप साहब तय नहीं कर सकते। हम तेल रशिया से खरीदें, ईरान से खरीदें या अमेरिका से खरीदें या यूएई से खरीदें, ये बात ट्रंप साहब हमें नहीं बता सकते। हम उनको बताने थोड़ी जाते हैं कि आप ये सामान इससे नहीं उससे लीजिए। हम किसी भी देश को बताने जाते हैं क्या? ऐसे में, और भारत ने हमेशा स्पष्ट किया है कि हम यूएन सैंक्शंस के अलावा किसी सैंक्शन को नहीं मानते हैं। अगर कोई देश दूसरे देश पर ये दिखाता है कि आप ये करो, आप वैसे करो, नहीं तो हम आप पर सैंक्शंस लगाएंगे। लंबे समय से मुझे याद है वो शब्द सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि हम यूएन के अलावा किसी सैंक्शंस को नहीं मानते हैं। ये बात बार बार हमने दोहराई है। तो अमेरिका की सैंक्शंस को हम नहीं मानते हैं। जब अमेरिका ने भारत पर सैंक्शंस लगाई थी 1999 में, जब पोखरण विस्फोट के बाद, हमने उनको नहीं माना था। आप मानते हो तो मानो, लेकिन हमने उनको ये नहीं कहा कि आप हटाओ, क्योंकि हम उनको मानने ही नहीं करते। तो अमेरिका ने अपनी कंपनियों के दबाव में उसको हटाया था। अब आप पूरी बात जानने के लिए आपने कहा कि ये जो ट्रंप साहब टैरिफ बढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे, हमारे सामान पर टैक्स लगा रहे हैं जो वहाँ पहुँचेगा। इसका नुकसान किसको होगा? अमेरिका में ऐसा तो है नहीं कि वो केवल भारत पर ही लगा रहे हैं, वो चीन पर भी लगा रहे हैं, वो बाकी देशों पर भी लगा रहे हैं, ब्राज़ील पर भी लगा रहे हैं। ब्राज़ील पर 50% लगा दिए। तो ऐसे में जब वो सब पर ही लगा रहे हैं तो सबसे बड़ा नुकसान तो वहाँ की जनता को होने वाला है। क्योंकि इस बीच में जैसे भारत में इंडस्ट्री खत्म हो गई, कम हो गई, तो हमने उसको रिवाइव किया। आज हम प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए। आज हम एपीआई में आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। खिलौनों पे आत्मनिर्भर हो गए, खिलौने हम निर्यात करने लगे हैं। केमिकल में आत्मनिर्भर हो गए, केमिकल बहुत बड़ी मात्रा में, एग्रोकेमिकल्स भी हम निर्यात करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकॉम में, मोबाइल फ़ोन, आज हम अमेरिका को, जितने अमेरिका आईफोन यूज़ करते हैं अमेरिकन, हम काफ़ी बड़ी मात्रा में उनको भेज रहे हैं। तो ऐसे में भारत वो भारत नहीं है जो 2004 में था। अब नया भारत है। इस नए भारत ने आत्मनिर्भरता के आधार पर, और ख़ास तौर पर हम जानते हैं कि आत्मनिर्भरता का जो शुरू हुआ 2014 में ये सरकार आई थी। 2014 से लेकर अभी तक अपने आत्मनिर्भरता की बात की। आज हम लगभग हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं
और इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि आज अमेरिका जब ये कहता है कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, तो हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है कि आपको ये कहने का कोई मतलब नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जब अमेरिका कहता है कि हम 50% आप पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं, तो भारत उसको जवाब दे रहा है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, ये आप गलत कर रहे हैं, हम इसको मानने वाले नहीं हैं। जब अमेरिका ये कहता है कि आप अपना आयातों के लिए खोल दीजिए अपना देश, चाहे वो हम जीएम का निर्यात करें, चाहे हम नॉन वेज डेयरी का निर्यात करें, आपको लेना पड़ेगा। तो भारत साफ साफ मना कर रहा है कि है ना, तो हम एग्रीकल्चर को आयात खोलेंगे, जीएम के लिए तो कतई नहीं खोलेंगे, और किसी भी प्रकार से हम डेयरी के आयात को भी नहीं खोलने देंगे। तो कुल मिलाकर के जो अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है, जो वर्तमान की स्थिति है और जो इतिहास है, वो मैंने आपको बताया। एक चीज़ यहाँ पे जो आपने बोला कि अमेरिका ने जिस तरह के टैरिफ लगाए हैं ये गैर कानूनी है। WTO के जो मान्य हैं मान्यताएं जो हमने जो साइन किए थे, लेकिन अगर ये गैर कानूनी है तो फिर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? और अगर कर रहा है तो ये कौन बताएगा अमेरिका को, इसके क्या उसके नुकसान अमेरिका को हो सकते हैं? देखिए, ये WTO को बताना है। WTO ने कहा है कि अमेरिका जो कर रहा है वो सही नहीं है, लेकिन क्या है कि जो दबंगई लोग होते हैं उनके सामने तो पुलिस भी कुछ कहती नहीं है जनरली। लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया के सभी देशों को इकट्ठा आना चाहिए कि इस प्रकार से नहीं चलता है। लेकिन इसमें यही होगा, अमेरिका अगर इसी नीति पर चलता रहा, इसी रास्ते पर चलता रहा, तो दूसरे मुल्क दूसरे रास्ते खोजने शुरू करेंगे। भारत के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि हमें और विकल्प खोजने होंगे, हमें अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना होगा और जगह जाना होगा। अभी हम देख रहे हैं कि भारत लगभग सभी जो समझौते हैं उनको कर रहा है। हमने यूएई के साथ समझौता किया, हमने यूके के साथ समझौता किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। इससे पूर्व हमारे समझौते अलग अलग देशों के साथ होते रहे हैं। ऐसे में WTO अब बहुत पावरफुल नहीं रहा, ऐसा लगने लगा है। हमें समझना होगा कि ऐसे माहौल में हमने अमेरिका के साथ अपने आर्थिक संबंध किस प्रकार से रखने हैं। आप देखिए, ये जो कहा जाता है कि अमेरिका में हम बहुत सारा साजो सामान बेचते हैं और वो रुक जाएगा तो क्या होगा। मेरा यह कहना है कि अमेरिका में जो साजो सामान हम भेजते हैं वो उनकी ज़रूरतों का सामान भेजते हैं, उनकी ज़रूरतों का सामान उनको ख़रीदना ही है। ऐसे किसी भी देश में इतनी ताकत नहीं है कि वो अमेरिका की तमाम ज़रूरतों को पूरा कर सके। अगर भारत से आईफोन निर्यात नहीं होंगे, वहाँ भारत से वहाँ पर नहीं जाएंगे, और जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आप अमेरिका में ही आईफोन बनाइए, मैं उनकी आर्थिक समझ के बारे में आपके सामने बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में अगर आईफोन बनेंगे वो $3,000 से $3,500 का आईफोन बनेगा, जो भारत उनको $1,000 में बेचता है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी जनता को क्या $3,500 का आईफोन ख़रीदना पड़ेगा इस डोनाल्ड ट्रंप जी की हठधर्मिता के कारण। इसी प्रकार से हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। आप अंडे की कीमत देख लीजिए, अंडे की कीमत बढ़ गई है, खाद्य सामग्री की कीमत बढ़ गई है, और ये कीमतें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। वहाँ की कीमतें बढ़ेंगी, वहाँ इन्फ्लेशन होगी, तो उसका प्रभाव क्या होगा हम जानते हैं। उससे लोगों की तो खराबी होगी ही होगी, उनकी थाली छोटी हो जाएगी महंगाई बढ़ने के कारण, और उसके साथ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जब भी महंगाई बढ़ती है तो RBI रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है, वहाँ भी ऐसे ही होगा। मुझे पता है, अभी मैं पीछे अमेरिका होके आया, जो 2-2.5 साल पहले 2.5% पर लोगों को होम लोन मिलता था, आज वो 7% पर मिलता है। अगर आप कल्पना कीजिए कि और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो ऐसे में अमेरिकी जनता को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन भारत के पास क्या विकल्प हैं जी, इसके बारे में
जरूर विचार करना चाहिए। विकल्प देखिए- पहले एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये प्रश्न भी बार बार लोग उठा रहे हैं कि अगर ऐसा है टैरिफ लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दिक्कत जो होती है जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं या डेयरी प्रोडक्ट हैं, भारत का ये रुख जो है ना, कई लोगों को ये समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्यों भारत ये कह रहा है कि हमारे किसानों के लिए, हमारे पशुपालकों के लिए या हमारे मछुआरों के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। इसकी क्या वजह है जो भारत इतना टैरिफ झेलने के बाद, पेनल्टी झेलने के बावजूद भी इन शर्तों को मानने को तैयार नहीं है? देखिए, अमेरिका ये जानता है, हम अमेरिका के नेगोशिएटर्स को मूर्ख न समझें। वो जानता है कि भारत किसी भी हालत में जीएम को अलाउ नहीं करेगा, भारत किसी भी हालत में नॉन वेज डेयरी को अलाउ नहीं करेगा, भारत किसी भी हालत में फ्री फ्लो ऑफ डाटा को अलाउ नहीं करेगा, भारत किसी भी हालत में आईपीआर रिजीम में बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। ये वो जानते हैं, उसके बावजूद भी वो दबाव बना रहे हैं। उसका कारण ये कि वो उसके बदले में कुछ और चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो इसके बदले में ये चाहें कि हम अपने उनके साथ रक्षा सौदे ज़्यादा करें, उनसे तेल ज़्यादा खरीदें, उनको लाभ पहुंचाएं, उनकी कंपनियों पर बंदिशें कम कर दें, उनके अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के लिए रास्ते खोल दें, ये चाहते हैं वो लोग। इसलिए ऐसा लगता है कि अमेरिका जानबूझ करके ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं ताकि उनको नेगोशिएशन में ज़्यादा फ़ायदा मिले। लेकिन अब आप ये देखिए कि भारत, मैंने जैसे कहा कि वो 2014 का भारत नहीं है, एक नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, एक सशक्त भारत है और आत्मसम्मान से भरा हुआ भारत है, और एक बड़ी आर्थिक शक्ति है भारत आज। फ्रेजाइल 5 नहीं है, टॉप 4 इकोनॉमी में आता है। सही। और ऐसे में हमारे देश के लोगों में भी एक बड़ा आत्मविश्वास है। ये आत्मविश्वास इस बात से झलक रहा है कि जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस टैरिफ की बात करनी शुरू की है, किसी भी देशवासी ने, चाहे वो अपोजिशन में भी हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ट्रंप के सामने झुक करके समझौता कर लो। उन्होंने यही कहा है कि आप अडिग रहो। स्वदेशी जागरण मंच ने भी यही कहा कि हमारे देश को, हमारे देश की सरकार को अडिग रहना चाहिए, किसी भी गलत चीज़ के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। ना हमें किसानों के हितों का तिलांजलि देनी चाहिए, ना डेयरी के हितों की तिलांजलि देनी चाहिए, और जो हमारे सिद्धांत हैं, फ्री फ्लो ऑफ डाटा नहीं होना चाहिए और हमारा सोवरेन राइट है हमारे डाटा पर। इसी प्रकार से आईपीआर कानून हमारे जो हैं वो अपने देश की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं। इसके लिए लंबी लड़ाई स्वदेशी जागरण मंच ने लड़ी है, सरकार ने भी इसमें पूरा साथ दिया है। तो ऐसे में उन सब बातों को स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज अमेरिका इस समय बौखलाया हुआ है। एग्जैक्टली मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि भारत ये शर्तें नहीं मानेगा, और ट्रम्प तो खुद ही बोल चुके हैं कि मोदी इज़ अ वेरी टफ नेगोशिएटर। उनको पता होगा ये बात कि ये चीज़ें भारत नहीं मानेगा, उसके बावजूद ट्रेड के नाम पर इस तरह से खुलेआम धमकी देना ये बात हो गई है भारत के लिए। क्या वाकई में भारत के लिए चिंता की बात है या ये अमेरिका के लिए भी चिंता की बात है? मुझे लगता है कि अमेरिका में इसके बारे में मत के नहीं हैं, और बहुत सारे लोग, उनके अपने ऑफिशियल्स भी इसके बारे में अपनी दूसरी राय दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ अमेरिका को समझना पड़ेगा कि जो हमारा ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ है वो वास्तव में सरप्लस नहीं है। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखते हैं तो अमेरिकी कंपनियां यहाँ से तमाम प्रकार की सर्विसेज के नाम पर बहुत सारा धन लेके जा रही हैं, पेटेंट के रॉयल्टी के नाम पर, टेक्निकल फीस के नाम पर, और इसके अलावा ये विदेशी कंपनियां जो लाभ कमाती हैं उसमें इंटरेस्ट लेकर के जाती हैं। तमाम पैसा भारत से जाता है, यानी भारत अमेरिका से नेट डॉलर गेन कर रहा है, ऐसी नहीं है। लेकिन अमेरिका को चिंता करनी चाहिए, वो ये कि भारत बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका से प्रतिरक्षा उत्पाद मंगाता रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में हम वहाँ से हवाई जहाज़ मंगाते रहे हैं। ऐसे और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं उनको मंगाते रहे। भारत के पास दूसरे विकल्प हैं, और हमें समझना होगा कि इस समय यूरोप के देश भी बुरी हालत में हैं। यूरोप के देशों में
तमाम प्रकार की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। यूके के साथ अभी हमने हाल ही में समझौता किया है और उनके पास जो टेक्नोलॉजी है केवल मात्र अमेरिका के पास नहीं है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट खरीदने के लिए काफ़ी विकल्प हैं, हमारे पास हवाई जहाज खरीदने के लिए काफ़ी विकल्प हैं और प्रतिरक्षा का सामान खरीदने के लिए हमारे पास अपना ही विकल्प है। हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आकाश मिसाइल से अच्छी, ब्रह्मोस से अच्छी, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से अच्छा, हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम से अच्छा कोई सिस्टम नहीं है। और हमने चीन के द्वारा भेजे गए जो ड्रोन्स थे, एक को भी अपने लक्ष्य को भेदने नहीं दिया और उनके सभी के सभी ड्रोन्स हमने मार गिराए या उनको स्थिर कर दिया। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि अमेरिका की बौखलाहट क्यों है। यूरोप के देशों की भी है, लेकिन अभी वो बीच में बोल नहीं रहा है। अमेरिका की बौखलाहट ये है कि अगर भारत मिसाइल्स बेचेगा, भारत प्रतिरक्षा का सामान दुनिया को बेचेगा, भारत एंटी ड्रोन सिस्टम दुनिया को बेचेगा, तो अमेरिका से कौन खरीदेगा। अभी भी हम पिछले काफ़ी समय से लगातार बहुत सारे देशों को ये भेज रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जितने भी प्रतिरक्षा के सामान हैं वो दुनिया में सबसे उत्तम है। बहुत सारी डिमांड आ रही है, अमेरिका इस बात से भी बौखलाया हुआ है। ट्राइड एंड टेस्टेड है, अब तो सामने पूरी दुनिया ने देखे हैं वो। मैंने कहा कि हमने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया है। मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर हमारा जो खर्च हुआ है वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है। तो हमने पूरी दुनिया को एडवर्टाइज कर दिया है, डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है कि हमसे बेहतर प्रतिरक्षा का सामान कोई नहीं बना सकता। और ये मात्र 10 सालों के हमारा प्रयास है कि हम ये देश का दुर्भाग्य है कि 60-65 साल ऐसी सरकारें रही जिसमें उन्होंने प्रतिरक्षा का सामान बनाने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं बनाएंगे, ये हमारी नीति है, क्योंकि हम किसी पर हमला करने वाले नहीं हैं और हम पर हमला कौन करेगा, ऐसा वो कहते रहे। लेकिन हमने कव्वालियों के स्वतंत्रता के बाद के हमले से लेकर 1962 का हमला देखा चीन का, 1965 का हमला देखा, 1971 का हमला देखा, हमने 99 में देखा। तो ऐसे में यह सोच ही गलत थी। इसलिए ऐसी जो पार्टियां हैं जिन्होंने इस प्रकार से देश को बंधक बना के रखा, देश को प्रतिरक्षा में आत्मनिर्भर नहीं होने दिया, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। लेकिन आज इस बात का हमें गर्व है कि देश प्रतिरक्षा के क्षेत्र में नहीं, बाकी सभी क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। मुझे याद है कुछ साल पहले इसी सरकार में ये बात आई थी, यही मोदी जी की सरकार थी, कि चाइना के हुआवे के अलावा हमारे पास 5G का विकल्प नहीं है। लेकिन वो मंत्री जी तो अभी नहीं हैं वो, लेकिन 5G नहीं आया, 5G आ गया, भारतीय 5G, जिसके पेटेंट भारत के पास हैं। और आज हम रोल आउट करने के लिए तैयार बैठे हैं पूरी दुनिया में वो 5G को। और आज हमारा जो पिछड़ा हुआ था BSNL, उसमें भी 4G पूरा रोल आउट हो गया है। यानी कुल मिलाकर के हम अपनी ताकत पर, अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर टेलीकॉम के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब अमेरिका और यूरोप के देशों ने कहा कि आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते, हम आप पे ऊपर सैंक्शंस लगा करके, सैंक्शंस का मतलब सिंपल होता है कि आप स्विफ्ट में से आपको बेदखल कर देंगे। उनके पास एक पेमेंट सिस्टम है जिस पर वो बहुत गर्व किया करते थे। हमने कहा कि यू आर मोस्ट वेलकम, आप करो। हम मीर जो है रशिया का, उसके साथ अपने UPI को इंटीग्रेट कर देंगे और आपको बाहर कर देंगे। करेंसी पे डिपेंडेंसी हमारी खत्म कर देंगे, आपको हम बाहर कर देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, आप खरीदो। लेकिन अभी अमेरिका ने दूसरे ढंग से इसको करने का प्रयास किया है, उसका भी प्रतिकार किया जाएगा। कुल मिलाकर के हमारा जो पेमेंट सिस्टम है, UPI है, पूरी दुनिया आज उसकी तरफ देख रही है। फ्रांस उसको अडॉप्ट करना चाहता है,
यूरोप के देश उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। अभी अमेरिकी अपने श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी हमारे साथ एक अलग प्रकार से बातचीत की है कि आप कैसे भारत का जो डिजिटाइजेशन का अनुभव है वो श्रीलंका में कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। आने वाले दिसंबर में श्रीलंका में हमारे UID के आधार पर वहाँ भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शुरू होगा भारत की मदद से। वहाँ पर भारत की मदद से ही UPI और पेमेंट सिस्टम भी शुरू होगा। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, तो इसलिए पेमेंट सिस्टम में भी हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो आज हमें स्विफ्ट की धमकी कोई नहीं दे सकता। डॉलर जो कि सुपर पावर होने की ताकत थी, ये उसी की धमकी थी। और अभी हम भारत के विकल्पों पर आएंगे, पर एक बात बताइए, जिस तरह से आप बता रहे हैं पूरी बात, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में अगर इसे देखा जाए तो क्या जिस अमेरिका को अपनी शक्ति पर, अपनी डॉलर पर इतना भरोसा है, अगर चीजें इसी तरह से दादागिरी से चलती हैं, जो अब भारत जैसा देश बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। एक तरफ अजीत डोवाल रशिया चले गए हैं, दूसरी तरफ मोदी जी के शंघाई के उसमें संगठन, सहयोग संगठन में जाने की बात चल रही है। सब विकल्प की तरफ देख रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि ये दादागिरी इस बार अमेरिका को थोड़ी भारी पड़ने वाली है? देखिए, अभी कुछ 2-4 महीने से ऐसी बातें हम देख रहे हैं। अन्यथा हम मानते हैं कि सभी देश हमारे मित्र देश हैं, अमेरिका समेत। हमने चीन को भी देखा है, डोकलाम को भी देखा है, बाकी सब चीज़ें में, लेकिन हमने वार्ता जारी रखी है। लेकिन हमें चीन के विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, उनके रेयर अर्थ के भी विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, ग्लोबल वैल्यू चेन के भी विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। वो हम काम कर रहे हैं। डॉलर का भी हमें विकल्प ढूंढना पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से रूस और चीन एक हो गए और उनकी एक हो गए, यानी काफ़ी उनकी अच्छी दोस्ती है, और भारत भी उसी ब्रिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अभी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ जी। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद रूस और चीन ने कहा कि दुनिया डीडॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप उससे काफ़ी खफा हो गए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स एक छोटा सा समूह है, बस इट्स अ स्मॉल ग्रुप। ये कैंसिल करने की कोशिश की उन्होंने ब्रिक्स को एक तरह से। लेकिन वो इस मामले में घबराए हुए हैं कि ब्रिक्स के कारण क्या क्या नुकसान होगा। 5 जनने ने भी उसको छापा है कि ब्रिक्स से घबराए ट्रंप, हमने लेख लिखा था जी। तो हमारा ये मानना है कि हम सबके साथ एक बैलेंस बना करके चलते हैं। हमारा अमेरिका के साथ भी वैसा ही बैलेंस है जैसा कि रूस के साथ है। ये हाल फिलहाल में ये कुछ टैरिफ वाली बातें आई हैं जो हमें लगता है कि बहुत जल्द उसको वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक का जो अनुभव बताता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक रात को ऐसी घोषणा करते हैं, अगली सुबह तक वो बदल जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि रात गई बात गई, और क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी बातों की, क्योंकि वो जिस तेजी से अपने बयान बदलते हैं। हाँ। तो इसके कारण हमारा ये कहना है कि भारत डीडॉलराइजेशन की बात नहीं करता है। भारत के किसी ऑफिशियल ने डीडॉलराइजेशन की बात नहीं की, लेकिन हम डॉलर के वेपनाइजेशन का विरोध करते हैं। आप डॉलर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करो, उसका हम विरोध करते हैं। हम इस बात का विरोध करते हैं कि अमेरिका अपनी हठधर्मिता से, अपनी दादागिरी से रूस तक के जो रिजर्व्स हैं उनको हथिया कर बैठ गया है, जिसके कारण पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची है। इसी के कारण डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि अब लोगों को, देशों को विश्वास ही नहीं रहा कि जो डॉलर हम जमा कर रहे हैं फेडरल रिजर्व्स में, वो हमें वापस मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अब लोगों ने फेडरल रिजर्व से हट के सोना खरीदना शुरू कर दिया है, बाकी उस दूसरे प्रकार के विकल्प खोजने शुरू किए हैं। तो अमेरिका की साख गिरी है। लेकिन हमने कहा कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन के वेपनाइजेशन का विरोध करते हैं, हम डॉलर के वेपनाइजेशन का विरोध करते हैं, और इसके साथ ही साथ हम इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम का जो वेपनाइज किया जा रहा है उसका भी हम विरोध करते हैं। तो हम डॉलर के लिए डी डॉलराइजेशन नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम डी वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर कह रहे हैं।
तो इसमें अंतर है। और मुझे ऐसा लगता है अमेरिका में भारत के बहुत से लोग रहते हैं, अमेरिकी सरकार में भी उनका काफ़ी दखल है, और एक भारत के अमेरिका के साथ एक मधुर रिश्ते भी रहे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी आए हैं, इससे पहले वो काफ़ी अच्छे मधुर रिश्ते रखते ही रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकी सरकार को, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जल्दी इस बात की समझ आएगी कि जो कुछ वो भारत के साथ कर रहे हैं उसका खामियाजा भारत को नहीं, उनकी जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर को अगर हम समझने की कोशिश करें, आप देखिए पहले भारत के साथ इतने पिछले टेन्योर में उनके संबंध अच्छे थे, भारत भी वो आए थे, अचानक से जो ये बदलाव इनके अंदर देखने को मिल रहा है, ट्रेड दुनिया यानी वर्ल्ड एक जो पॉलिटिक्स है वो ट्रेड अकेले पे नहीं चलती है, डिप्लोमेसी पे भी चलती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के ये जो इन्होंने टैरिफ लगाए हैं, चाहे ब्राज़ील पे लगाए हो, भारत पे लगाए हो, ये बताता है कि डिप्लोमेसी लेवल पे अमेरिका जो है थोड़ा अभी कमज़ोर नज़र आ रहा है ट्रंप के शासनकाल में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि दुनिया के दूसरे देश बेटर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, भारत तो और भी अच्छी तरह से कर रहा है। भारत ने किसी भी प्रकार से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई अनाप शनाप बात नहीं कही है, बहुत मधुर वाणी में सब कुछ बताया जा रहा है, लेकिन फर्म तरीके से। और अमेरिका को ये समझना होगा कि सभी मुल्कों के साथ संबंध बना करके ही उनका गुजारा चल सकता है, क्योंकि वो हाई टेक्नोलॉजी सामान बेचते हैं और उसके बदले में वो लो टेक्नोलॉजी सामान खरीदते हैं। अगर अमेरिका इसको बंद करता है तो अमेरिका के पास अपने कोई उद्योग नहीं बचे हैं। एक ज़माना था अमेरिका में स्टील बनता था, जूते बनते थे, कपड़ा बनता था, ये सब चीज़ें बनती थी और वो वहाँ के लोग उसी को इस्तेमाल करते थे। अमेरिका ने जानबूझकर, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जानबूझकर इस नीति को बदला और कहा कि जितना भी प्रोडक्शन है उसके कारण धुआं होता है, पोल्यूशन होता है, इसलिए ये सारा ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए विकासशील देशों की तरफ। इसी नीति के तहत उन्होंने चीन को मदद करनी शुरू की। चीन की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ी है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अब अमेरिका को ये लगने लगा कि उनके यहाँ बेरोजगारी हो गई, तो उस समय सोचना चाहिए था। आज अमेरिका हाई कॉस्ट इकोनॉमी है, जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया आईफोन के बारे में, हर चीज़ में उनकी हाई कॉस्ट है। ऐसे में वहाँ उत्पादन करना अब इकोनॉमिकल नहीं रहा, इसलिए अब अमेरिका को दुनिया के दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसलिए वहाँ के लोगों के हित में है कि अमेरिका जहाँ जहाँ से सामान मिले सस्ते दामों पर ख़रीदे और उस पर टैरिफ न लगाए। सैद्धांतिक रूप से प्रेसिडेंट ट्रंप एक गलती कर रहे हैं और वो गलती ये है कि वो चाहते हैं कि मैं रेवेन्यू कलेक्ट करूं टैरिफ लगाकर और इनकम टैक्स को ख़त्म कर दूं। हम लोग जानते हैं, इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको बता सकता हूं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, चाहे वो कस्टम ड्यूटी है या जीएसटी है, ये इनएफिशिएंट होते हैं, यानी जितना कम लगाएं उतना ही अच्छा है। लेकिन कई बार लगाना पड़ता है, जीएसटी भी हम लगाते हैं, लेकिन हमने देखा कि एक ज़माना था कि हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे वो 80% होते थे और डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स 20% ही होता था। आज हम लगभग बराबर, बल्कि इन डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा लगा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम लगा रहे हैं, और ये एक प्रकार की प्रगति है। जैसे जैसे देश प्रगति करता है वो इस तरफ जाता है और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करता है, इनकम टैक्स, क्योंकि इसके माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूशन को बराबर कर सकते हैं और गरीबों पर अब जो बोझ है उसको कम कर सकते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप उल्टा कर रहे हैं, गरीबों पर बोझ बढ़ा रहे हैं और अमीरों पर बोझ कम कर रहे हैं। यह अमेरिकी जनता के लिए, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक घातक कदम है।
अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आप स्वदेशी जागरण मंच से भी जुड़े हुए हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने भी ये बोला है कि लोगों को स्वदेशी सामान खरीदना शुरू कर देना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। दूरदर्शिता होगी, उन्हें अंदाज़ा होगा कि इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन भारत हमेशा से पिछले, अगर हम एक दशक में देखें, जो बदलाव भारत के अंदर आया है, एक तो आत्मनिर्भर भारत बनने की जो भावना है वो हर नागरिक के अंदर आई है, क्योंकि सिर्फ कह देने से नहीं होता जब तक नागरिक के अंदर ना आए। अब जब, और दूसरी बात जो भारत के अंदर हमने नागरिकों में देखी है, इसके पीछे ये जरूर है कि नेतृत्व क्या है, उसका भी एक विश्वास होता है कि आपदा में अवसर। आपको लगता है कि अमेरिका ने जो आपदा खड़ी करने की भारत में कोशिश की है, भारत उसमें आपदा में अवसर ढूंढ लेगा? देखिए, 2020 में आपदा आई, हमने उसमें अवसर ढूंढा और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया, और उसका परिणाम ये निकला कि आज हम प्रतिरक्षा के क्षेत्र से लेकर केमिकल तक, टेलीकॉम से लेकर खिलौनों तक हम आत्मनिर्भर बन गए। अब एक दूसरा चरण है। वो चरण है कि अभी तक हमारे जो देश के नागरिक हैं, चीन के सामान का तो विरोध करते ही थे, बहिष्कार करते थे, लेकिन अभी उन्होंने अमेरिका के सामान का बहिष्कार या अमेरिकी कंपनियों के बहिष्कार की सोचा नहीं था। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप देश के लोगों को बाध्य कर रहे हैं, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को बाध्य कर रहे हैं कि वो ये कॉल दें कि देश के लोगों को वोकल फॉर लोकल तो होना ही चाहिए, स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करना चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच ने भी इस बारे में अभी तय किया है। स्वदेशी सुरक्षा स्वावलंबन अभियान पिछले 12 जून को हमने लॉन्च किया, और आने वाले 8 यानी कल 8 अगस्त और नहीं तो 10 अगस्त, कहीं पर 8 अगस्त कहीं पर 10 अगस्त, 9 अगस्त के जो अंग्रेजों भारत छोड़ो की जो जयंती पर हम ये कार्यक्रम पूरे देश भर में करने वाले हैं। 10 तारीख को 5 बजे हमारे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक विरोध प्रदर्शन वहाँ भी होगा। तो मैं दिल्ली की और देश के लोगों से और आपके माध्यम से मीडिया के दोस्तों से भी ये निवेदन करूँगा कि उसमें आप ज़रूर शामिल हों। और विदेशी हठधर्मिता का, विदेशी दबाव का एक ही तरीका होता है बहिष्करण का, कि हम उनका सामान खरीदना बंद कर दें, उनकी सर्विसेज लेना बंद कर दें। ऐसी अमेरिकी कंपनियां बहुत प्रकार की सर्विसेज यहाँ देती हैं। हम देख रहे हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, किस प्रकार से उन्होंने भारतीय बाज़ार को कब्जा किया और भारत से छोटे दुकानदारों को, छोटे ट्रेडर्स को नुकसान पहुँचाया। आज समय आ गया है वे सब लोग, और मैं कई बार देखता हूँ कि हमारे दुकानदार ही ऑनलाइन ख़रीदना शुरू करते हैं, लेकिन अभी उनमें जागृति आ रही है। मैं देश भर में कई ऐसे स्थानों पर गया हूँ, ऐसे कई कार्यक्रमों में मैं शामिल हुआ हूँ। इसके ऐसे हजारों कार्यक्रम इस समय देश में चल रहे हैं, जहाँ व्यापारी शपथ ले रहे हैं कि हम विदेशी सामान बेचेंगे ही नहीं। तो एक बहुत बड़ी जागृति आई है। व्यापारी यदि कहता है अपने नुकसान सह करके भी हम विदेशी सामान नहीं बेचेंगे, एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ी भावना, एक बहुत बड़ा संकल्प हमारे देश में लोगों के बीच में आ रहा है। आपने जो बात बोली इसमें ये, जैसे चाइना का माल जब लेते थे तो लोग कहते थे चाइनीज़ माल ड्यूरेबल नहीं होता, उसकी एक क्रेडिबिलिटी नहीं होती। आखिर में यही आपसे मैं पूछूंगी, ये जागृति आनी चाहिए, लेकिन जो कहते हैं ना औपनिवेशिक मानसिकता, चाहे वो वेस्ट का कोई भी सामान हो, उसको यहाँ पे एक तो उन्होंने बाजार पे अधिकार किया है, लोगों के दिमाग पे अधिकार किया है, उनको डिपेंडेंट भी बनाया है। चाहे ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो, ये जागृति आना और वेस्ट के सामान का त्याग करना, इसकी जागृति को घर घर तक, देशवासियों तक पहुंचाना, यही काम स्वदेशी जागरण मंच का है और हम काफ़ी हद तक उसमें सफल हुए हैं। आज इस समय जैसे आपने चीन के बारे में कहा, इस समय किसी से भी आप पूछ लीजिए, बच्चे से भी पूछ लीजिए कि चीन का सामान खरीदना है, वो कहेगा नहीं, चीन का सामान नहीं खरीदना है। घटिया होता है। और चीन के साथ हमारा रिलेशन ऐसा है कि हमारे ही सब पैसे को वो हमारे ही सैनिकों के खिलाफ उनके लिए गोली इस्तेमाल करता है। गोली सही बात है। खरीद करके उसको
करता है, तो इसलिए हमें नहीं करना है। लेकिन अभी तक अमेरिका के उत्पादों के बारे में ऐसी बात नहीं थी, लेकिन इतना गुस्सा मैंने देखा है लोगों के मन में। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कितने लोगों से मिला हूँ, कितने पत्रकारों से मिला हूँ, कितने मैंने ऑपोजिशन लीडर्स के बयान सुने हैं, सब में बहुत गुस्सा है। सरकार के लोगों में उन्होंने एक धैर्य रखा हुआ है, लेकिन आम समाज में इसके बारे में बहुत गुस्सा है। और हमने ये भी कॉल दिया है कि ऐसी जो ऑनलाइन ऐप्स हैं, ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिनके माध्यम से हमारे देश के बाज़ार पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है और देश के हमारे जो व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, ऐसे में देश की जनता इन पोर्टल्स का विरोध करे। और उसके बदले में ये नहीं कि ई-कॉमर्स को बंद करना है, हम अपना ई-कॉमर्स करेंगे, अपनी पोर्टल्स बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स बन गए हैं। आज सहकार टैक्सी के नाम पर हम ऊबर को टक्कर देने वाले हैं। इसी प्रकार से ONDC में DG हार्ट करके एक ऐप बनाई है। आपको भी मैं यहाँ निमंत्रण देता हूँ कि आप उस ऐप को डाउनलोड करके मात्र 79 रुपीज़ में, 89 रुपये में एक बहुत खूबसूरत भारत का ध्वज ले सकती हैं। और स्वदेशी मिलेगा, सब कुछ स्वदेशी उसमें ही मिलेगा। और उसमें तो खैर, लेकिन ऑनलाइन जो है वो ऐप स्वदेशी है जी। इसी प्रकार से ONDC के माध्यम से और भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। एक ऐप है जो बेंगलोर में चल रही है, जिसमें तमाम जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उस ऐप पर कर रहे हैं। और वो ऊबर ओला नहीं है, भारतीय ऐप है जो ONDC पर चलती है। ऐसे तमाम प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। इन प्रयासों को और तेज करना होगा और आगे बढ़ना होगा। और अमेरिका और दुनिया के जितने भी मुल्क हैं वो बराबरी के आधार पर हमसे व्यापार करें तो स्वीकार है, लेकिन किसी भी प्रकार से हठधर्मिता करेंगे, किसी प्रकार से हमारे पर दबाव बनाएंगे तो वो स्वीकार नहीं है। ये देश की जनता ने तय किया हुआ है। बिल्कुल, अमेरिका ट्रेड का टेरर नहीं दिखा सकता है, साथ ही साथ डॉलर की दादागिरी नहीं चलेगी। और इस सब का भारत की जनता एक ही तरह से जवाब दे सकती है, वो है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो ये चीजें जो बाहर की धमकियां हैं उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा, एक शक्ति भारत की दिखाई देगी। और जिस तरह अश्विनी जी ने बताया कि कितने ऐप्स हैं जिस पे आप भारतीय सामान, स्वदेशी सामान खरीद सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगातार लोगों से अपील की है कि आप स्वदेशी की तरफ झुकिए। ऐसा नहीं है, हमारे देश में हर तरह की चीज अगर हम निर्यात करते हैं बाहर और अमेरिका को आईफोन बनाकर दे सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर क्षमता है। बस भरोसा देशवासियों को करना है और साथ देशवासियों को देना है। अश्विनी जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस पे हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।